हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आपके स्टडी की प्रिपरेशन बढ़िया चल रही है। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है वो आपकी साइकोलॉजी की रहेगी, सीडीपी की रहेगी। और जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो लर्निंग की थ्योरीज को करने वाले हैं, ठीक है। और बेसिकली बिहेवियरिज्म यानी कि व्यवहारवाद के अंदर आपकी जितनी भी थ्योरीज आती है ना, उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। 3 थ्योरीज को कवर करेंगे, ठीक है। कौन कौन सी कवर करेंगे? आपकी थॉर्नडाइक की थ्योरी रहेगी, पावलोव की थ्योरी रहेगी और स्किनर की थ्योरी को हम यहाँ पर इस वीडियो में कंप्लीट स्टडी करेंगे। और यहाँ से बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़िए, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट आपको सारी चीजें यहाँ पर दी गई है, हर एक चीज को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप जरूर लें, आपको नंबर मैंने हर जगह प्रोवाइड किया हुआ है। और जिसने भी नोट्स ले रखे हैं उन्होंने चेक कर लिया होगा, ये बिहेवियरिज्म लर्निंग थ्योरीज के नाम से आपको ये वाला जो टॉपिक है वो ऐड कर दिया गया है सीडीपी फोल्डर के अंदर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। व्हाट आर लर्निंग थ्योरी? सीखने के जो ये सिद्धांत है, अधिगम के जो सिद्धांत है, ये होते क्या है? बेसिकली अगर बात करें तो ये जो है एक ऐसी प्रक्रिया होती है, ऐसे प्रोसेस होते हैं जो किसी भी टीचर को हेल्प करते हैं ताकि वो अपने टीचिंग को इफेक्टिव बना सके, अपने बच्चों को पढ़ाने में उस चीज का यूज कर सके, ठीक है। तो टीचिंग की प्रक्रिया में टीचर को काफी क्या करते हैं भाई? हेल्प करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जो टीचर को यूज करने चाहिए फॉर हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू लर्न। अब यहाँ पर 5 जो है वाइडली एक्सेप्टेड लर्निंग थ्योरीज है जिनको हम पढ़ते हैं, जो कि जिसमें से एक है आपका बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद है। और आज की इस वीडियो में हम बिहेवियरिज्म को ही कवर करेंगे। उसके बाद आपकी जो रिमेनिंग थ्योरीज है वो भी आपकी 2 वीडियो में मैं आपको ज्यादातर सारी थ्योरीज करवा दूंगी, ठीक है। तो कॉग्निटिविज्म की थ्योरी, ठीक है, संज्ञानात्मकवाद की, संरचनावाद की थ्योरी, कंस्ट्रक्टिविज्म की, ह्यूमनिज्म लर्निंग थ्योरी और कनेक्टिविज्म लर्निंग थ्योरी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बिहेवियरिज्म को। तो फटाफट से पहले चलते हैं, बिहेवियरिज्म होता क्या है, व्यवहारवाद क्या होता है, और उसके बाद इनकी जो भी थ्योरीज आती है बिहेवियरिज्म के अंदर वो सब करेंगे, ठीक है। व्यवहारवाद की अगर बात करें तो जितने भी साइकोलॉजिस्ट है, जितने भी मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद को मानते हैं, वो ये कहते हैं कि हम लोग कैसे सीखते हैं। हमारी जो अधिगम होती है ना, वो हमारे एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करते हुए होती है, ठीक है। हम लोग वातावरण के साथ इंटरेक्शन करते हुए सीखते हैं, यानी कि अधिगम करते हैं। इन्होंने बेसिकली जो हमारा मेंटल स्ट्रक्चर है ना, जो हमारे माइंड में चीजें चल रही है, हमारा माइंड जैसे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, चीजों को प्रोसेस करता है, उसको बिल्कुल ही इन्होंने इग्नोर किया है। इन्होंने कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट से सीखते हैं। दिमाग में क्या चल रहा है, किसी की क्या इनहेरिटेंस है, क्या उसकी रेस है, क्या कुछ चीजें हैं उसकी, डजंट मैटर, बस हम लोग एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करते हुए सीखते हैं, ठीक है। तो ये कहना है किसका? बिहेवियरिज्म वालों का। जैसे कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर में आप इनपुट देते हो, फिर वो अंदर प्रोसेसिंग होती है सीपीयू में, एंड देन आउटपुट देते हैं। तो ऐसे ही हमारा माइंड होता है कि हमारे माइंड में आप इंफॉर्मेशन को एंटर करते हैं, फिर हमारे दिमाग जो है उसको प्रोसेस करता है, और फिर बाद में हम क्या करते हैं? हम प्रोडक्टिव होते हैं, हम आउटपुट देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है आपका, ये इनपुट है, और बीच में जो माइंड प्रोसेस कर रहा है और ये जो आउटपुट है ना, इसमें जो बीच में क्या कुछ चीजें हो रही है वो ये कहते हैं कि हमें नहीं पता इस चीज का। बस हमें ये पता है कि इंफॉर्मेशन इनपुट हो रही है और बाद में हम क्या कर रहे हैं? आउटपुट दे रहे हैं। इस चीज का हमें कुछ नहीं पता। तो इसको इन्होंने ब्लैक बॉक्स का नाम दिया है। किसका नाम? ये क्या है? ये काला बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स है, हमें नहीं पता यहाँ पर क्या हो रही है। जबकि यहाँ पर हमारा माइंड क्या करता है? प्रोसेस करता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का काम करता है, जिसको कॉग्निटिविज्म वालों ने व्हाइट बॉक्स नाम दिया कि ये ब्लैक बॉक्स नहीं है। यहाँ पर क्या है? हमारा आपका माइंड जो है वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, ठीक है। तो बिहेवियरिज्म के अंदर जो आप चीज याद रखोगे वो सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखोगे कि एनवायरनमेंट के साथ हम इंटरेक्शन करते हुए सीखते हैं। और एक चीज और यहाँ पर बात करेंगे है कि एनवायरनमेंट के अंदर जो है कुछ स्टिमुलस होते हैं, कुछ उद्दीपक होते हैं, जिसके प्रति हम क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट में उद्दीपक होते हैं जिसके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं, और इसी से हमारी क्या होती है भाई? लर्निंग होती है। तो यही जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स है, यही आपका इन सभी थ्योरीज में भी हम पढ़ेंगे। तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो बिहेवियरिस्ट बिलीव दैट आवर एक्शन आर शेप्ड बाय द एनवायरमेंटल स्टिमुला, यानी कि हमारे जो एक्शन है, हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो कार्य है, जो हम काम करेंगे, वो किस पर डिपेंड करता है? हमारे एनवायरमेंट में स्टिमुलस क्या है, क्या उद्दीपक है। जैसे आप एक्स्ट्रा का एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका पेपर आपके लिए स्टिमुलस है, उसके लिए जो आप तैयारी कर रहे हो वो आपका क्या है? वो आपका रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो बिहेवियरिज्म को आप यहाँ से समझे। उसके बाद बात करें अगर फादर की, तो बिहेवियरिज्म के जो जनक माने जाते हैं वो वॉटसन माने जाते हैं।
फादर माने जाते हैं जेबी वॉटसन, जनक माने जाते हैं, ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान के संप्रदाय हैं, जो मैंने आपको प्लेलिस्ट में तो ऐड ही कर दिया है, नोट्स में भी आपको ऐड कर दूंगी। 7 स्कूल है भाई साइकोलॉजी के, जिसमें आपका एक स्कूल बिहेवियरिज्म भी आता है। तो आप वो सब चीज़ें सब जो है आप वीडियो को देख लेना। अगर आप वीडियो से पढ़ाई कर रहे हो तो वीडियो में जो प्लेलिस्ट सेक्शन है उसके अंदर मैंने स्कूल ऑफ साइकोलॉजी नाम से टॉपिक जो है वो ऑलरेडी ऐड कर रखा है। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट कोट है जो कि वाटसन के द्वारा दिया गया है, जो कि डिफाइन करता है बिहेवियरिज्म को, ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे। ये कहते हैं, बेसिकली ये पढ़ना इतना वो हो जाएगा, मैं आपको सिर्फ बता देती हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इन्होंने कहा कि आप मुझे ना 1 दर्जन बच्चे दो, 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दो, हेल्दी बच्चे दो मुझे, 1 दर्जन स्वस्थ इन्फेंट दो मुझे, और ये मेरे पर डिपेंड करता है कि मैं उनको क्या बना सकता हूं। मेरा मन करेगा तो मैं उनको डॉक्टर बना दूंगा, मेरा मन करेगा मैं उनको लॉयर बना दूंगा, मेरा मन करेगा मैं उनको आर्टिस्ट बना दूंगा, मेरा मन करेगा तो मैं उनको भिखारी और चोर तक बना सकता हूं। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ हिज टैलेंट, यानी कि फर्क नहीं पड़ता कि उसका क्या टैलेंट है, फर्क नहीं पड़ता कि उसका इनहेरिटेंस क्या है, फर्क नहीं पड़ता कि उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, क्या क्वालिटी पेरेंट्स से बच्चे में गई है, फर्क नहीं पड़ता कि उसके दिमाग में क्या चीज चल रही है, उसकी इच्छाओं का, उसके डिजायर्स का, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट के थ्रू मैं उनको कुछ भी बना सकता हूँ, ये कहना था जेबी वॉटसन का। और इसीलिए इनको क्रिटिसाइज भी किया गया कि आप जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो हमारा मेंटल स्ट्रक्चर है, आप उसको कैसे इग्नोर कर सकते हो। तो इसको इसीलिए बिहेवियरिज्म को क्रिटिसाइज भी किया गया। ठीक है, तो आप बिहेवियरिज्म पढ़ रहे हो इसलिए इसमें क्या क्या चीजें आती हैं बस उतना आप समझो यहां से। अब बात करते हैं थ्योरीज ऑफ बिहेवियरिज्म की, व्यवहारवाद के सिद्धांतों की, जिसमें हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक की थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो एक एक करके हम इन थ्योरीज को फटाफट से पढ़ लेंगे और यहां से आपके सारी चीजें कवर हो जाएगी। ठीक है, मैं पूरी अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगी और आप एक एक चीज को बड़ी बारीकी से समझिएगा। और नोट्स में ये चीजें आपको ऐड कर दी गई है, इससे बढ़िया आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो एक एक चीज मैंने आपके लिए यहाँ पर इंक्लूड करी है। तो अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, अगर थॉर्नडाइक की बात करें तो फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इनको कहा जाता है, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि शैक्षणिक मनोविज्ञान के जनक इनको माना जाता है। इंटेलिजेंस में भी हमने बात करी है। ठीक है, तो लर्निंग एस्टेब्लिश रिलेशनशिप, द ब्रेन डज द वर्क ऑफ एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप। अकॉर्डिंग टू हिम ह्यूमन एंड एनिमल लर्न अ लॉट थ्रू ट्रायल एंड एरर। इस थ्योरी का जो नाम है ना वो है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है, इसको इसलिए बोलते हैं, ये कहते हैं कि हम जो है बार बार किसी भी चीज को अचीव करने के लिए हम प्रयास करते रहते हैं, हम बार बार अपना बिहेवियर दिखाते रहते हैं, हम बार बार किसी भी स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स करते रहते हैं। कब तक? जब तक हमें एक सूटेबल जो चीज हम करना चाहते हैं वो हमें ना मिल जाए। और इस रास्ते में हम बहुत सारे एरर भी करते हैं, बहुत सारी त्रुटि भी करते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि हम अपनी गलती से सीख करके और लर्निंग को कर लेते हैं। ठीक है, तो इस थ्योरी का नाम इसलिए रखा गया है, इसको प्रूव करने का काम भी थॉर्नडाइक के द्वारा किया गया है। तो थॉर्नडाइक ने कहा है भाई हम बार बार क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, हमें गलतियां भी होती है और हम सीखते हैं। ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने इसको दिया है। और थॉर्नडाइक की ये जो थ्योरी है वो SR थ्योरी भी कहा जाता है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, यानी कि एनवायरनमेंट में एक स्टिमुलस है जिसके प्रति हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, अदर नेम की अगर बात करें तो इस थ्योरी को स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, SR बॉन्ड थ्योरी कहा जाता है, कनेक्शनिज्म की थ्योरी भी कहा जाता है, पूछा जाता है सहसंबंधवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेशन ऑफ सिलेक्शन, चयन का संबंध का सिद्धांत, एटॉमिक सैंडून थ्योरी, थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ये सब आप ध्यान में रखेंगे, इन सब के भाई नाम होते हैं ये जो कि आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। अब बात करते हैं कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पर किया था। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था बिल्ली के ऊपर। ठीक है, किस पर? बिल्ली। और जिस डब्बे में, जिस बॉक्स में इस बिल्ली को बंद किया गया उसको नाम दिया गया पजल बॉक्स। ठीक है, इस ऐसा बॉक्स जिसमें इस बिल्ली को बंद किया गया उसका नाम पजल बॉक्स रखा गया। अब ये पूरा चीजें पढ़ें, इससे अच्छा मैं आपको डायग्राम से ही डायरेक्टली समझा देती हूँ ताकि आप ये पढ़ते रहना। ठीक है, ये पढ़ते रहना। अगर नोट्स लिए हैं तो फिर आराम से आप पढ़ लेना। अगर आप नोट्स से नहीं पढ़ते हो, वीडियो से ही नोट्स बना रहे हो, तो फिर आप इसको पॉज करते हुए पढ़ते रहना। ठीक है,
चलो, और अपनी लैंग्वेज में लिख देना, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिख के फिर उसको आप रिपीट कर सकते हो। चलिए, इन्होंने एक बॉक्स लिया ये, जो कि आप देख सकते हो, ये यहाँ से हल्का सा ओपन है लेकिन ये ग्रिड लगी हुई है, और ये एक पूरा एक क्या है भाई, दरवाजा टाइप है, जिसको एक कुंडी लगा करके इसको बंद किया गया है। और ये जो स्ट्रिंग है वो यहाँ पर इस लीवर से कनेक्ट है। अगर इस लीवर पर पैर रखा जाएगा तो ये कुंडी खुल जाएगी और ये दरवाजा खुल जाएगा और बिल्ली बाहर आ सकती है। ठीक है, ये अपरेटस यहाँ पर बनाया गया। अब यहाँ पर बिल्ली के लिए रखा गया खाना, अंदर है बिल्ली भूखी, और भूखी है तो ऑब्वियस सी बात है हाथ पैर तो मारेगी, इंसान नहीं है जो दिमाग लगाएगी, तो हाथ पैर मारेगी। हाथ पैर मारते मारते एक टाइम ऐसा आया, इसका पैर ना गलती से इस लीवर पे रखा गया, और जब लीवर पर पैर रखा गया तो ये दरवाजा खुल गया, झट से बाहर आई, खाना खाया अंदर, फिर इसको बंद कर दिया थॉर्नडाइक ने। अब फिर भूख लगी तो फिर से थोड़ा उछल कूद करी, अभी पता नहीं है उसको किस से खुल जाता है, ये उछल कूद करी, फिर यहाँ पर पैर रखा गया, बाहर आई, खाना खाया, फिर बंद कर दिया, फिर घूमी, फिर गलती से पैर रखा गया, इस पे खुल गया। एक टाइम ऐसा आया कि इसने ये सीख लिया, ये लर्निंग कर ली कि अगर मैं लीवर पर प्रेस करती हूं तो ये खुल जाता है। तो जैसे थॉर्नडाइक ने इसको बंद किया, इसने झट से लीवर पर पैर रखा और दरवाजा खुल गया। फिर बंद किया, फिर से एक बार में ही उसने झट से पैर रख दिया और दरवाजा खुल गया। तो ये क्या हुआ है, इस थ्योरी से इन्होंने ये समझाने का प्रयास किया कि हम कैसे सीखते हैं, कि हम बार बार ट्रायल करते हैं किसी भी चीज का, जिसमें हम गलतियां करते हैं, हम त्रुटियां करते हैं, और हमारी लर्निंग जो है एट द एंड हो जाती है। ठीक है, तो ये किसने प्रूव किया, थॉर्नडाइक ने प्रूव किया। इस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने 10 दिन तक लगातार जो है एक्सपेरिमेंट को इन्होंने किया, और इवेंचुअली ये कैट जो है वो एक अटेम्प्ट में ही इस बॉक्स को खोलना सीख गई बाय प्रेसिंग द लीवर। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्टिमुलस का काम करता है वो क्या है, स्टिमुलस इसके लिए जिसके लिए वो प्रतिक्रिया कर रही है, तो स्टिमुलस क्या हुआ, वो खाना जो भी उसके सामने रखा गया, और रेस्पॉन्स क्या है, बार बार वो अटेम्प्ट कर रही है, बार बार वो इधर उधर हाथ पैर मार रही है, बार बार वो लिवर पर प्रेस कर रही है, तो वो क्या है, रेस्पॉन्स है उसके लिए। ठीक है, अब ये तो था पूरा थ्योरी में क्या है, क्या इन्होंने साबित करने की कोशिश करी। अब जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो बनते हैं इनके द्वारा दिए गए नियमों से। इन्होंने जो है 3 तो मेन नियम दिए हैं और 5 इनके सबऑर्डिनेट नियम है। ठीक है, सबऑर्डिनेट यानी कि जिनको आप गौण नियम बोलते हो, तो ध्यान में रखेंगे 3 इनके मेन नियम है। आपसे एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, तीनों मेन नियम दे देंगे और एक आपका दे देंगे सबऑर्डिनेट, और बताएंगे बताओ इनमें से कौन सा मेन नियम नहीं है या फिर कौन सा सबऑर्डिनेट नियम है, तो आपको ऐसे चूज करना होता है। ठीक है, तो पहला जो नियम है वो है रेडीनेस, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम है, लॉ ऑफ इफेक्ट, और तीसरा जो है वो लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, यानी कि अभ्यास का नियम है। अब इनको एक एक करके फटाफट से समझेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। फर्स्ट है जो वो है लॉ ऑफ रेडीनेस। नाम से ही अच्छे से समझ में आ रहा है कि जब आप किसी भी चीज को करने के लिए रेडी होते हो ना, तभी आप उस चीज को कर सकते हो। अ पर्सन लर्न्स ओनली व्हेन ही इज रेडी टू लर्न। मैं आपको जितना मर्जी ये चीज समझाती रहूं, आप अगर इस चीज को लर्न करने के लिए रेडी ही नहीं है तो मैं चाहे कितना मर्जी यहाँ पर चीख के चली जाऊं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप जब तक रेडी नहीं हो ना, वो चीजें नहीं हो सकती है। तो वुडवर्थ कॉल द लॉ ऑफ मेंटल प्रिपरेशन। वुडवर्थ ने इसको क्या कहा है कि ये मानसिक तैयारी का नियम इसको कहा, कि जब आप मानसिक रूप से प्रिपेयर होते हो ना, तभी आप चीजों को सीख पाते हो। ठीक है, पहला नियम हो गया जो कि इजी है। दूसरा है लॉ ऑफ इफेक्ट विच इज इंपॉर्टेंट। लॉ ऑफ इफेक्ट जिसमें हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं मोटिवेशन की। ठीक है, हम बात करते हैं मोटिवेशन की। लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई भी काम करते हो, अगर आप उसको मान लो अगर किसी ने भी कोई व्यवहार किया है और वो काम करने से अगर उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, अगर उसको अच्छा लग रहा है, उसको मोटिवेट किया जा रहा है, तो वो उस बिहेवियर को फिर से दोहराएगा, वो उसको और बढ़िया तरीके से करने की कोशिश करेगा। लेकिन वहीं अगर उसको सेटिस्फेक्शन नहीं है उस काम से, अगर उसको डीमोटिवेशन हो रहा है, अगर उसको दिक्कत हो रही है उस काम से, तो फिर वो अच्छा व्यवहार मतलब वो उस बिहेवियर को डिक्रीज कर देगा, वो उसको नहीं करेगा। ठीक है, जैसे मान लो आप एक छोटे बच्चा वो अच्छा काम कर रहा है तो आप उसको स्टार दे रहे हो, तो वो और बढ़िया तरीके से काम करेगा। उसको ऐसा स्माइली बना करके दे रहे हो, है ना, उसको एक टॉफी बना करके आपने दे दी, वो बढ़िया काम करेगा। वही वो काम कर रहा है और आप उसको कुछ भी नहीं बोल रहे हो, तो वो क्या करेगा भाई, कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाएगा। तो लॉ ऑफ इफेक्ट यही कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल अ पर्सन लर्न्स द टास्क विच ब्रिंग सेटिस्फेक्शन। कोई भी इंसान अगर उसको संतुष्टि हो रही है ना, तो ही वो जल्दी उस चीज को सीख सकता है। अगर उसको सफरिंग है, उसको पनिशमेंट मिल रही है, तो फिर वो उसको कम रिपीट करेगा। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ हैप्पीनेस और लॉ ऑफ सोरो, या फिर लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड पेन इसको बोला जाता है। ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं। लॉ ऑफ इफेक्ट। नेक्स्ट है लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास का नियम।
नाम से ही क्लियर है। इस रूल को लॉ ऑफ यूज और एप्लीकेशन भी कहा जाता है, उपयोग और अनुप्रयोग का नियम भी कहा जाता है। ऐसी एक्टिविटीज जो हमारे लिए यूजफुल है उसको हम बार बार रिपीट करेंगे, और ऐसी एक्टिविटीज जो हमारे यूजफुल नहीं है हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज मतलब वही है कि ऐसी चीजें जो आपके लिए यूजफुल है, जो आपको करनी अच्छी लगती है, आप उसको करोगे, जो आपके लिए यूजफुल नहीं है, यूजलेस, आप उसको नहीं करोगे। तो ये क्या है, ये लॉ ऑफ एक्सरसाइज है। ये तीन जो नियम थे वो मेन नियम थे, मेन लॉ थे। अब जो बात आती है वो आती है सबऑर्डिनेट लॉज की। ठीक है, थॉर्नडाइक ने 5 जो है सबऑर्डिनेट लॉज दिए हैं, आपको कहीं कहीं पर ज्यादा भी पढ़ने को मिलते हैं। तो पहला जो नियम है वो है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज, यानी कि एकाधिक प्रतिक्रिया का नियम। यानी कि आप कोई भी काम करते हो, कोई भी बिहेवियर दिखाते हो, तो आप उसमें मल्टीपल रिस्पॉन्स करते हो। बिल्ली ने मल्टीपल रिस्पॉन्स किए तब जाकर के वो सीखी। ठीक है, तो ऐसे ही आप क्या करते हो, मल्टीपल रिस्पॉन्स करते हो। आप मान लो किसी का एक बार मैथ्स पास नहीं हुआ, वो सेकंड अटेम्प्ट देता है, वो थर्ड अटेम्प्ट देता है, फोर्थ भी देता है, किसी किसी के 5 6 7 भी चले जाते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल रिस्पॉन्सेज देते हो आप अपने बिहेवियर को अचीव करने के लिए, जो टारगेट आप अचीव करना चाहते हो। अ पर्सन वेरीज और चेंजेस हिज रिस्पॉन्सेज टिल एन एप्रोप्रिएट बिहेवियर इज सक्सेडेड। ठीक है, तो आप बार बार अपनी प्रतिक्रिया को देते रहते हो। नेक्स्ट है वो है द लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड। अब यहां पर यह है कि आप जो कुछ भी चीजें कर रहे हो ना, मतलब कोई भी सिचुएशन है, उसके प्रति आपका एटीट्यूड क्या है, आपकी मनोवृत्ति क्या है, इसको बोला जाता है मनोवृत्ति का सिद्धांत। मनोवृत्ति का सिद्धांत इसको बोला जाता है। ठीक है, सुना करो, बस राइटिंग थोड़ी इसमें अजीब ही होती है। मनोवृत्ति का सिद्धांत इसको बोला जाता है The response of a person is dependent upon his or her attitude towards the situation. Learning is affected more in the individual if she is said to learn more or excel. यानी कि आपका एटीट्यूड क्या है उस चीज को लेकर के। अगर आपका एटीट्यूड सही है, अगर आप चाहते हो वो चीज करना, तो आप उसमें बढ़िया कर पाएंगे। अगर आपका एटीट्यूड ही नहीं है उस चीज का, आपकी मनोवृत्ति ही नहीं है, तो फिर आप उस चीज को नहीं कर पाएंगे। तो ये लॉ ऑफ एटीट्यूड है। ठीक है, सेट और एटीट्यूड है। नेक्स्ट जो है थर्ड नंबर पर वो है प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट। प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट मतलब तत्वों की प्रधानता, यानी कि इसमें आप सेलेक्ट करते हो ऐसे एलिमेंट्स जो आपके लिए रिलेवेंट है, आप उनको चूज करते हो, और ऐसे एलिमेंट जो आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, जो आपके लिए एसेंशियल नहीं है, आप उनको इग्नोर करते हो। तो ये तत्वों की प्रधानता है। उसके बाद लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी। इसका मतलब ये है कि आप अपने पुराने एक्सपीरियंसेस, यानी कि जो नए अनुभव है, उसके हिसाब से आप नई सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करते हो। भाई ये तो होता ही है ना, आपकी जो प्रायर लर्निंग है वो आपकी नई जो लर्निंग है उसमें क्या करती है, उसमें हेल्प करती है आपकी जो प्रायर लर्निंग है। ठीक है, तो इसमें यही कहा गया है कि पर्सन यूजेस ओल्ड experiences in responding to a new situation. Person will respond in a manner similar to the one, यानी कि आप जैसे पहली परिस्थितियों में अनुक्रिया करते हुए आए हो, वही बेस आप बना करके आगे भी चलते हो। तो वो चीज है ये। ठीक है, कि आप जो रिस्पॉन्स है वो एनालॉजी से करते हो, कि आप प्रायर से चीजों को कनेक्ट करते हुए चलते हो। तो ये आपका फोर्थ हो गया। नेक्स्ट जो है 5 है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, यानी कि साहचर्य स्थानांतरण का नियम। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहीं से ही पैवलोव ने जो कंडीशनिंग शब्द नाम दिया है ना, अनुबंधन जो पैवलोव ने नाम दिया है, वो इसका जो जन्म है वो यहीं से ही हुआ है। ठीक है, पैवलोव ने जो कंडीशनिंग कही है ना, भाई कंडीशनिंग स्थापित हो जाती है कुत्ते के बीच में और घंटे के बीच में, तो ये कंडीशनिंग का जन्म कहां से हुआ है, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। यानी कि आप जो है डिफरेंट सिचुएशन में जो स्टिमुलस है उसमें आप रिपीटेड बिहेवियर शो करते हो। ठीक है, जैसे यहां पर रेस्पॉन्स ऑफ ए पर्सन लर्नर शिफ्ट इन रेस्पेक्ट टू द बेसिक और एसोसिएटिव स्टिमुलस। लर्नर्स रेस्पॉन्स इज शिफ्टेड, यानी कि एक स्टिमुलस से दूसरे स्टिमुलस में आपका जो रेस्पॉन्स है, जो बिहेवियर है ना, वो शिफ्ट हो रहा है। इसको आप ऐसे समझो कि एक बच्चा है और जब वो स्कूल जाता है ना, तो रास्ते में एक मिठाई की दुकान आती है, तो वो डेली स्मेल करते हुए जाता है, तो उसको वो पता चल गया भाई ये मिठाई है। मतलब जैसे ही वो पास में जाएगा उस दुकान के, उसको वो सुगंध जो है, वो मीठी जो स्मेल है वो उसको आने लग जाती है। अब वो उस चीज के प्रति यूज टू हो चुका है। ठीक है, उस चीज उसको पता है जैसे स्मेल आएगी मतलब उसको भूख टाइप लगेगी, उसको अच्छा लगेगा। लेकिन एक दिन स्कूल में उसको सेम आती है, वही सेम स्मेल आती है, तो वो क्या करेगा, वहां पर उसने वो वही बिहेवियर वहां पर शो करेगा, वही बिहेवियर उसने शिफ्ट कर दिया। जैसे एकदम से वैसी स्मेल उसको स्कूल में आएगी ना, तो एकदम से उसके दिमाग में क्या आ जाएगा, मैं वहां से आता हूँ, मुझे वहां मतलब सेम वही है ये भी। तो एकदम से उसने क्या कर लिया, शिफ्ट कर लिया। जो रिस्पॉन्स वो वहां दिखाता था स्कूल से जाते वक्त रास्ते में दिखाता था, वही उसने कहाँ दिखाया,
वहीं दिखाया, और यहीं से किसका जन्म हुआ है, यहीं से कंडीशनिंग जो है वो उठती है। ठीक है, तो लाइफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग ये है कि आपका जो है स्टिमुलस के प्रति जो बिहेवियर है ना वो रिपीटेड होता चला जाता है, मतलब आप सेम बिहेवियर शो करते हो डिफरेंट सिचुएशंस में भी। ठीक है, तो वो क्या है, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग है। तो ये आपके 5 नियम थे, और यहाँ से आपकी जो थ्योरी है किसकी, थोंडाइक की, वो खत्म हो जाती है। इन्होंने बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किया था। हम ट्रायल से सीखते हैं, हम त्रुटियां करते हैं, लेकिन एक टाइम पर हमारी लर्निंग जो है वो हो जाती है। 3 उन्होंने मेन लॉ दिए और 5 इन्होंने सबऑर्डिनेट नियम दिए। समझ में आया इतना, यहाँ से खत्म हो गई आपकी ये थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी पर बढ़ते हैं। अगली जो थ्योरी है वो है आपकी पैवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार क्या मैक्सिमम टाइम आते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो ये जो थ्योरी है, वैसे तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में तीनों से ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो तीनों ही ये बिहेवियरिज्म की थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल भी ना छोड़ के जाइएगा, अपने एग्जाम में जरूर देख के जाना। ठीक है, पढ़ के जाना, कहीं से पढ़ो, बस पढ़ के जाना। तो पैवलोव की जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, ये शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत इसको कहा जाता है, और नाम से समझ में आ रहा है इसको किसने दिया था, इसको इवान पेट्रोविच पैवलोव ने दिया था। ये नाम ना भी याद रखो, सिर्फ पैवलोव भी आप याद कर सकते हो। पैवलोव ने दिया था, एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे जिनको 1904 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पैवलोव जो है, उनकी जो लर्निंग की थ्योरी का जो बेस है, जो आधार है, वो इन्होंने क्या माना है, कंडीशनिंग यानी कि अनुबंधन को माना है। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन ये बन सकता है कि इन्होंने किसके बारे में बात करी है, इन्होंने कंडीशनिंग की बात करी है, अनुबंधन की बात करी है। और ये जो अनुबंधन है, भाई बच्चा जब मिठाई की दुकान पे जा रहा था ना, तो वो अनुबंधन ही तो उसने स्थापित कर लिया था, कंडीशनिंग ही तो उसने कर ली थी स्थापित। कंडीशनिंग एक प्रोसेस होती है बाय विच एसोसिएशन इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन ए स्टिमुलस एंड ए रिस्पॉन्स। आपके एनवायरनमेंट में एक स्टिमुलस है और उसके बीच में, और आप जो रिस्पॉन्स दिखाते हो उसके बीच में एक संबंध आपने स्थापित कर लिया है, वो एसोसिएशन है, क्या कहलाती है, वो कंडीशनिंग कहलाती है। ये आपको नीचे जो हम पढ़ेंगे ना एग्जाम्पल, वो कुत्ते वाला, उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी आप सिर्फ इतना समझो कि आपके पास एनवायरमेंट में एक उद्दीपक है, उसके प्रति आप एक रिस्पॉन्स दिखाते हो। ठीक है, और उसके बीच में आप एक संबंध जो है स्थापित कर लेते हो, उसको कंडीशनिंग कहा जाता है। द कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ पैवलोव, इसको क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी बोलते हैं, रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी बोलते हैं। इसके नाम है ये, जो कि आगे भी मेंशन्ड है, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। इनको भी देखते जाओ, अदर नेम क्या क्या कहलाए जाते हैं। तो इस थ्योरी को रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग बोलते हैं, क्योंकि हम रेस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत बोलते हैं। टाइप एस थ्योरी इसको कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, ये जब मैंने दिया था तो आया था ये क्वेश्चन, इसलिए मुझे आज भी याद है। इस थ्योरी को टाइप एस थ्योरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कहता है कि स्टिमुलस होता है एक एनवायरमेंट में जिसके प्रति हम रेस्पॉन्स करते हैं। एक उद्दीपक होता है जिस पर इन्होंने फोकस किया था। ठीक है, इन्होंने किस पर फोकस किया कि एक उद्दीपक होता है जिसके प्रति हम क्या करते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं। तो इसलिए इस थ्योरी को टाइप एस थ्योरी कहा जाता है। पैवलोव की कंडीशनिंग थ्योरी इसको कहा जाता है, और कंडीशन रेस्पॉन्स, ये तो आप ध्यान में रखें, ये तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा। टाइप एस थ्योरी इसको कहा जाता है, ध्यान में रखेंगे। जबकि जो टाइप आर थ्योरी है ना, वो आपकी स्कीनर की थ्योरी कही जाती है, क्योंकि वो जस्ट उल्टी है। ठीक है, ये फोकस करते हैं स्टिमुलस पे कि हम स्टिमुलस से रिस्पॉन्स करते हैं, जबकि स्किनर कहते हैं कि नहीं, हम पहले रिस्पॉन्स करते हैं। वो आपको नीचे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो टाइप आर की बात करें तो वो स्किनर की थ्योरी है, और टाइप एस आपकी पैवलोव की है, जो कि डॉग वाला एक्सपेरिमेंट जिन्होंने परफॉर्म किया था। अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंट की। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था ना, वो किस पर किया था भाई, कुत्ते पर किया था, डॉग पर किया था। और इस एक्सपेरिमेंट को हम पढ़ेंगे नहीं, बल्कि इस पिक्चर के थ्रू अच्छे से समझेंगे, क्योंकि पढ़ने का काम आप कर लीजिएगा। मैं आपको ये, क्योंकि मैंने लिखा वही है, जो चीजें मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो इन्होंने अब एक कुत्ता लिया जिसको ऑपरेट किया गया था। ध्यान में रखिएगा, इन्होंने इस कुत्ते का किया था ऑपरेशन, और ऑपरेशन करके जहां से सलाइवा निकलता है ना गले में, यहाँ पर एक ट्यूब डाली गई थी ताकि इसका जो सलाइवा है ना उसको इकट्ठा किया जा सके, उसको मेजर किया जा सके, क्योंकि सलाइवा का ही काम है पूरे इस प्रयोग में, पूरे इस एक्सपेरिमेंट में। तो ये कुत्ता है, यहाँ पर ये जो जारी है ना इसकी ट्यूब, ये इसके सलाइवा के कलेक्शन के लिए, जो कि सलाइवा यहाँ पर जा करके जो है मेजर किया जाएगा, जहाँ पर सलाइवा की हर एक ड्रॉप को काउंट किया जाएगा। ठीक है, और ये इसके रेस्पॉन्स को मेजर करने वाला एक तरीके से ड्रम है, जो कि जितनी बार ये अनुक्रिया दिखाएगा, मतलब जितनी बार ये सलाइवा प्रोड्यूस करेगा उतनी बार का वहां पर ये सारी चीजें रिकॉर्ड होगी। ये इसके सामने रखा गया, खाना बांधा गया है कुत्ते को अच्छी तरीके से। अब एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि एक जो भूखा कुत्ता है ना, उसको यहाँ पर रखा गया।
यहाँ से एक क्वेश्चन जो है आपको, ये जो एक्सपेरिमेंट है, मैं नीचे एक फिगर है उससे अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। बस आप अभी इतना ध्यान में रखो और ये आप पूरा पॉज करके पढ़ लेना जब मैं आपको वो समझा दूंगी, ये वाला जो मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। बिकॉज यहाँ से आपको क्वेश्चन आते हैं और यहीं से ही आपको इसे समझना है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए देखिए, आप जो ये डायग्राम देख पा रहे हो ना, इसमें है आपके 4 भागों में ये बांटा गया है। बिफोर कंडीशनिंग है, ये भी आपका बिफोर कंडीशनिंग है, ये ड्यूरिंग कंडीशनिंग है और ये आफ्टर कंडीशनिंग है। तो लेवल ऑफ कंडीशनिंग यानी कि अनुबंधन के जो स्तर पूछे जाते हैं ना, वो 3 स्तर में होता है, एक बिफोर, एक ड्यूरिंग कंडीशनिंग और एक आफ्टर कंडीशनिंग। पहले तो आप ये डायग्राम में हो क्या रहा है उसको समझो, उसके बाद ये जो चीजें यहाँ पर मैंने लिखी है ना, यूसीएस, फूड, बेल, जो भी है उसको समझाने का काम करूंगी। पहले हो रहा है कि कुत्ते के सामने लाया गया खाना, वो कुत्ता वहां पर बंधा हुआ है ये, और इसके सामने लाया गया खाना। अब देखो, खाना एक स्वाभाविक चीज है, एक नेचुरल चीज है। अगर कोई भी इंसान भूखा है, इंसान हो, एनिमल हो, कुछ भी, अगर कोई भी भूखे हैं तो ऑब्वियस सी बात है मुंह में पानी तो आता है, ठीक है। तो इस कुत्ते को लार तो आएगी भाई, क्योंकि बंधा हुआ है पूरी तरीके से, तो खाने को देख करके लार आएगी, ठीक है। तो ये नॉर्मल है, सारी चीजें ये नेचुरल है कि वो सबके साथ होता है। तो ये बिफोर कंडीशनिंग है। अब क्या किया गया, पावलोव ने घंटी बजाई उसके सामने, और घंटी बजाने पे इसके मुंह से लार नहीं आई। क्यों आएगी इसके मुंह से लार? ये घंटी का मतलब खाना थोड़े ना होता है ना। लेकिन घंटी बजाने के इसके मुंह से लार नहीं आई, विच इज नेचुरल, ठीक है। तो घंटी बजाने के मुंह पे किसके मुंह से ही लार आएगी। लेकिन अब क्या किया उन्होंने, कंडीशनिंग के दौरान, कंडीशनिंग करवाने के दौरान इन्होंने क्या किया कि पहले ये घंटी बजाने लगे और उसके बाद खाना देने लगे। घंटी बजाई, खाना दिया, घंटी बजाई, खाना दिया। तो ऐसे क्या करने लगे, शुरुआत में तो ये कुत्ता घंटी पर तो लार नहीं निकाल रहा था, लेकिन जब खाना आया आगे तो उसने लार निकाली, ठीक है। तो मतलब कि अब घंटे का अभी भी कोई मतलब नहीं है, अभी भी वो लार किसके लिए निकाल रहा है, खाने के लिए ही निकाल रहा है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये चीजें रिपीट होंगी ना, तो जैसे घंटी बजाई, खाना दिया, घंटी बजाई, खाना दिया, एक टाइम पे ये कुत्ता ये रियलाइज कर लेगा, ये सीख लेगा कि घंटी बजी मतलब खाना आएगा। तो घंटी बजी, उससे पहले खाना आए, इसके मुंह से लार आएगी। वो क्या कहलाता है, वही कहलाती है कंडीशनिंग, ठीक है। वही क्या कहलाती है भाई, कंडीशनिंग। जो आप ऊपर नाम सुनते आ रहे हो ना, अनुबंधन, इसको ही कहा जाता है अनुबंधन। यहाँ पर जो खाना है ये क्या है भाई, एक तरीके से स्टिमुलस का काम कर रहा है, ठीक है। और रिस्पॉन्स क्या है इसका, लार आना। अब यहाँ पर इसने कर ली है कंडीशनिंग, ठीक है। यानी कि अब घंटी बजने पर ही इसके मुंह से क्या आ गई है, लार आ गई है। और ये घंटी अब क्या हो गई है, कंडीशन स्टिमुलस हो गई है। अभी एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आया। अब समझते हैं कि ये लिखा क्या है नीचे, यूसीएस, यूसीआर, इसको समझने का काम करते हैं। देखो, फूड होता है आपका यूसीएस यानी कि अनकंडीशन स्टिमुलस, बिकॉज कंडीशनिंग हुई नहीं है, अभी कंडीशनिंग नहीं हुई है, इसलिए ये जो स्टिमुलस है ना, वो आपका नेचुरल स्टिमुलस है, स्वाभाविक उद्दीपक है ये, ठीक है। नेचुरल स्टिमुलस है, स्वाभाविक है ये, अनकंडीशन स्टिमुलस है खाना। तो लार भी आपकी अनकंडीशन रिस्पॉन्स है, ठीक है। लार भी कैसी है, लार भी अनकंडीशन रिस्पॉन्स है, यूसीआर है, क्योंकि वो सिर्फ खाने को देख करके आ रही है, जो कि नेचुरल है, ठीक है। तो नेचुरल है, तो यूसीएस आपका फूड हो गया। ये जो फर्स्ट स्टेप में बिफोर कंडीशनिंग में है, यूसीएस आपका फूड हो गया, जिसको देख करके क्या कर रहा है कुत्ता, यूसीआर यानी कि सलाइवा सीक्रेट कर रहा है, जो कि अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है, बिकॉज कंडीशनिंग नहीं हुई है। अब बात करते हैं जब ड्यूरिंग कंडीशनिंग हो रहा है कि ठीक है बेल बज रही है, लेकिन खाना दिखाने पर ही ये लार निकाल रहा है। यानी कि बेल जो है यहाँ पर न्यूट्रल स्टिमुलस का काम कर रही है। एनएससी आप इसको मान लो, लेकिन ये नेचुरल नहीं है, न्यूट्रल स्टिमुलस है। क्या है, न्यूट्रल स्टिमुलस, यानी कि ऐसा स्टिमुलस है जो कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो ये न्यूट्रल है। तो अभी जो है बेल के लिए लार नहीं आ रही है ड्यूरिंग कंडीशनिंग में, अभी भी किसके लिए आ रही है, खाने के लिए आ रही है, जो कि यूसीएस ही है, क्योंकि कंडीशनिंग नहीं हुई है। तो खाने के लिए आ रही है, मतलब ये अभी भी यूसीआर ही है, ठीक है। मतलब ये अभी भी क्या है, यूसीआर ही है। जैसे यहाँ पर दिया मैंने कि न्यूट्रल स्टिमुलस है, जो कि बेल है, और ये आपका यूसीएस यानी कि फूड है, जो कि अनकंडीशन स्टिमुलस है। और जो लार निकल रही है वो भी सिर्फ खाने के लिए निकल रही है, इसलिए ये भी यूसीआर है, यानी कि अनकंडीशन रिस्पॉन्स ही है।
अब बात करते हैं आफ्टर कंडीशनिंग, क्योंकि फोर्थ स्टेप में यहाँ पे कंडीशनिंग हो चुकी है। कंडीशनिंग हो चुकी है तो अब जो बेल है वो न्यूट्रल नहीं है, अब बेल क्या बन चुका है, अब बेल बन चुका है कंडीशन स्टिमुलस। क्या बन चुका है, क्योंकि कंडीशनिंग हो चुकी है ना, अब ये स्टिमुलस कंडीशनिंग वाला है, अब ये स्टिमुलस कंडीशनड है, ठीक है, अनुबंधित ये क्या है, उद्दीपक है। तो अब ये कंडीशन स्टिमुलस यानी कि सिर्फ और सिर्फ बेल के लिए है वो सलाइवा निकाल रहा है, तो ये जो सलाइवा है वो यूसीआर नहीं है बल्कि सीआर है, कंडीशनड रेस्पॉन्स है, क्योंकि कंडीशनिंग हो चुकी है। ठीक है, अब ये चीजें समझ में आई कि ये आपका सीएस है और ये आपका सीआर है, सिर्फ बेल को देख करके ही ये लार निकाल रहा है। तो ये है आपका पूरा एक्सपेरिमेंट, 3 इसकी कंडीशनिंग के लेवल है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आए होंगे, नहीं आया तो रिपीट पे देखिएगा, फिर भी नहीं आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आई विल रिप्लाई। ठीक है, अब ये जो है फुल फॉर्म वगैरह मैंने यहाँ पर लिखी गई है ताकि आप पढ़ लें, जिन्होंने भी नोट्स लिए हैं अच्छे से। ठीक है, अब कंडीशनिंग के ना प्रोसेस होते हैं, अनुबंधन की प्रक्रिया होती है जो कि आपसे पूछी जाती है, जिसमें फर्स्ट है आपकी वो है एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, अधिग्रहण करना। क्या अधिग्रहण करना, कि जो बेल है वो क्या काम कर रहा है भाई, मतलब खाना आएगा, और बेल कंडीशनड हो गया अब, और इसके ऊपर उसने क्या दिया है, इसके ऊपर उसने सलाइवा सीक्रेट किया है, तो ये एक्वायर करने का काम अब कुत्ते ने कर लिया है, तो इसको क्या कहलाया जाता है, यही आपकी एक्विजिशन कहलाई जाती है। यानी कि इस एक्विजिशन फेज में न्यूट्रल स्टिमुलस, न्यूट्रल स्टिमुलस क्या था, न्यूट्रल स्टिमुलस थी बेल, बेल को पेयर करने का काम किया गया, किसके साथ, अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ, यूसीएस के साथ, जो कि थी फूड, और इसको अब उसने एक्वायर कर लिया है कि अब बेल बजेगी तो खाना आएगा, तो इसलिए अब वो बेल के साथ ही सीधा क्या कर लेगा, जब कंडीशनिंग हो जाएगी तो बेल को देखते ही, बेल बजते ही उसके मुंह से क्या आ जाएगा, सलाइवा आ जाएगा, तो ये उसने एक्वायर कर लिया है। ठीक है, तो उसने एक्विजिशन कर लिया, तो ये है एक्विजिशन का मतलब। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आ जाएगा एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है खत्म होना, विलुप्त होना। ठीक है, एक्सटिंक्शन का मतलब होता है, एक्सटिंक्शन का मतलब होता है भाई ठीक है, बेल उसके सामने बज रही है, उसको पता है बेल बजेगी तो खाना आएगा, कंडीशनिंग हो चुकी है, उसने एक्विजिशन कर लिया है। लेकिन अगर क्या हो कि बेल बजे और खाना ना दे, अब बेल बजे फिर खाना ना दे, और ऐसा बहुत टाइम तक अगर करे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि कुत्ता एक्सटिंक्ट कर देगा इस याद को, इस लर्निंग को, कि अब खाना नहीं आएगा, तो उसके मुंह से लार भी नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर आप रिपीट पे ऐसे करोगे तो उसके मुंह से सलाइवा भी नहीं आएगा, तो वो क्या कहलाती है, वो एक्सटिंक्शन कहलाती है। यानी कि इस फेज में कंडीशन स्टिमुलस यानी कि जो बेल है इज नो लॉन्गर पेयर्ड विद कंडीशनड अनकंडीशन स्टिमुलस, यानी कि इसमें आप बिल्कुल भी इसको पेयर नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ बेल बजाते हो, खाना नहीं लाते हो, तो एक टाइम पे उसके दिमाग से वो चीजें निकल जाएगी, इसको ही एक्सटिंक्शन कहा जाता है। इतना समझ में आया। फिर आते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी का मतलब होता है एकदम से रिकवर कर लेना, एकदम से पुनः प्राप्ति कर लेना। ठीक है, एक्सटिंक्शन हो रहा है भाई, एकदम से हुआ ऐसे, लेकिन बहुत टाइम के बाद एकदम से अगर कुत्ते ने वो घंटी सुनी होगी ना, तो एकदम से वो रिलेट कर लेगा, एकदम से उसके दिमाग में आ जाए घंटी बजे मतलब खाना आएगा, तो उसके मुंह से लार आ जाएगी, तो वो जो उसने रिकवरी करी है ना, वो क्या करी है, वो स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन मतलब सामान्यकरण, और सामान्यकरण में आपको इतना समझना है कि यहाँ पर जो है कुत्ता ये नहीं कंसिडर कर पाता है कि भाई जरूरी थोड़ी है भाई सारी बैल खाने के लिए बज रही हो, एक बैल जो कि खाने के लिए हो सकता है कहीं और कोई और अलग बैल बज रही हो, तो वो कुत्ता क्या सोचता है, ये इससे भी खाना ही आएगा, तो उसको पता नहीं है कौन सी बेल खाने के लिए और कौन सी बेल खाने के लिए नहीं है, वो सभी सेम रिस्पॉन्स शो करता है, डिफरेंट मतलब सिमिलर बेल के लिए भी, जितनी भी बेल बज रही है उसके लिए सेम रिस्पॉन्स दे रहा है, तो वो क्या है, वो जनरलाइजेशन है। और इसके ठीक उल्टा अगर वो डिस्क्रिमिनेट कर पाता है बेल के बीच में कि कौन सी बेल खाने की है और कौन सी बेल खाने की नहीं है, तो फिर उसको डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है, यानी कि विभेदीकरण कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इसको विभेदीकरण बोला जाता है, कि अब वो विभेद कर सकता है कि कौन सी बेल खाने के लिए है और कौन सी बेल खाने के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये आपके 5 जो स्टेजेस थे ये भी आपको ध्यान में रख लेनी है, और आपकी यहाँ पर पावलोव की थ्योरी भी खत्म हो जाती है। इतना ही बस आपने समझना है, और जो कि उम्मीद कर रही हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है आपकी वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जिसको स्किनर के द्वारा दिया गया था। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी
जिसको हिंदी में बोला जाता है क्रिया प्रसूत अनुकूलन अनुबंधन का सिद्धांत, जिसको स्किनर ने, बीएफ स्किनर ने दिया था। और जो स्किनर है वो फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग कहे जाती है। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात आ रही तो स्किनर का नाम आप ध्यान में रख सकते हो। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो एक्सपेरिमेंट किया था चूहे के ऊपर और कबूतर के ऊपर। ठीक है, पहले चूहे पे किया, बाद में इसको प्रूव करने के लिए पिजन पर भी किया था। तो थॉर्नडाइक ने बिल्ली के ऊपर और पैवलोव ने कुत्ते के ऊपर, और इन्होंने किस पर किया था भाई, इन्होंने चूहे के ऊपर और कबूतर के ऊपर किया था। सेम चीज को करवाया था, सेम वही रैट के साथ और सेम वही पिजन के साथ। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे। एक चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, like Thorndike stimulus response theory, Skinner does not consider stimulation to be necessary for response। इस थ्योरी को टाइप आर थ्योरी कहा जाता है। और वो क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी है, रेस्पॉन्स को दी है, अनुक्रिया को दी है, ना कि स्टिमुलस को। स्टिमुलस को महत्व देने वाले हैं थॉर्नडाइक और पैवलोव। पैवलोव की थ्योरी को टाइप एस इसलिए ही कहा जाता है, जबकि जो स्किनर है वो कहते हैं कि नहीं, स्टिमुलस जरूरी नहीं है कि आप उद्दीपक के प्रति रेस्पॉन्स करें, आपकी जो अनुक्रिया है वो यहां पर मैटर करती है कि आपको क्या मिलेगा। ठीक है, तो आपका जो रेस्पॉन्स है वो यहाँ पर बहुत मैटर करता है, और आपके रेस्पॉन्स को महत्व देने का काम किया स्किनर ने, इसलिए इसको टाइप आर थ्योरी भी कहा जाता है। डिफरेंस समझ में आया कि टाइप एस थ्योरी क्या है और टाइप आर थ्योरी क्या है। अदर नेम है इस थ्योरी के, इनको भी देखेंगे क्योंकि नाम बहुत जरूरी होते हैं। इसको टाइप आर कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि रेस्पॉन्सेस को इंपॉर्टेंस देते हैं। इसको स्किनर का आरएस थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि वो आपकी एसआर थी तो ये आपकी क्या हो जाएगी, आरएस हो जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस भी इसको कहा जाता है, कैजुअल कंडीशनिंग कहा जाता है, फंक्शनल कमिटमेंट कहा जाता है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहा जाता है। तो भाई ये तो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी समझाने का काम तो मैं आपको कर ही रही हूँ, जो कि आपके दिमाग में सीधा फिट हो रहा है ना। बता देना मुझे कमेंट करके कैसा लगता है आपको समझाने का तरीका, आपको समझ में भी आता है कि नहीं आता। नेक्स्ट है ऑपरेंट कंडीशनिंग इज ए मेथड ऑफ लर्निंग इन विच आउटकम गवर्न रेस्पॉन्सेस, यानी कि आपके जो आउटकम है भाई, परिणाम क्या आते हैं, वो आपके जो रेस्पॉन्सेज है ना उसको गवर्न करने का काम करते हैं। ठीक है, उसको नियंत्रित करने का काम करते हैं। तो इसमें आपके रेस्पॉन्सेज मैटर करते हैं। रेस्पॉन्स जैसा करोगे वैसा ही आपको स्टिमुलस मिलेगा। अगर आप वांछनीय व्यवहार करोगे तो आपको बढ़िया स्टिमुलस मिलेगा, यानी कि आपको अवार्ड मिल सकता है। ठीक है, आपको रेनफोर्समेंट मिलेगा। रेनफोर्समेंट, अवार्ड, पनिशमेंट, ये सब कहां पर आते हैं, ये सब आपके स्किनर की थ्योरी में आते हैं। और अगर आप एक वांछनीय व्यवहार नहीं करोगे, आपका अगर रेस्पॉन्स सही नहीं होगा तो फिर आपको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, तो ये चीजें भाई इसमें आती है, तो थ्योरी में आप जरूर ध्यान में रखिएगा। The theory that a person is more likely to engage in a behavior if they believe it can result in reward, मतलब वही चीज है, सेम है। मतलब आप बढ़िया काम करोगे तो आपको रिवार्ड मिलेगा, आप अगर अवांछनीय व्यवहार करोगे तो फिर अनडिजायर्ड अगर बिहेवियर करोगे तो फिर आपको उसी के अकॉर्डिंग ही स्टिमुलस मिलेगा। ठीक है, The person is less likely to engage in a behavior, वो सेम चीज है जो मैंने अभी आपको बताया है। अब बात करते हैं स्किनर का एक्सपेरिमेंट जो कि इन्होंने रेट के ऊपर किया था, और इसको बोला जाता है स्किनर बॉक्स। क्या बोला जाता है, स्किनर बॉक्स। ये जो आप बॉक्स देख रहे हो ना, इसको स्किनर बॉक्स कहा जाता है, जबकि थॉर्नडाइक का कौन सा था भाई, उसको पजल बॉक्स कहा जाता था। इतना समझ में आया। अब फिर से रिपीट ना करते हुए इसको, वो आप पढ़ते रहिएगा, बस एक्सपेरिमेंट के बेस पर चलेंगे कि इसमें हो क्या रहा है। इसमें मैं बता देती हूँ कि ये एक स्किनर बॉक्स लिया गया, यहाँ पर ये जो है ऐसे ग्रिड तारें बिछाई गई जिसमें बिजली जो है पास ऑन होती है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक ग्रिड है जिसमें झटके आते हैं छोटे छोटे। अब ये एक लीवर लगाया गया है, सही लीवर प्रेस करेगा तो एक लाइट जलेगी, हरी कलर की या ब्लू कलर की जो भी है ये, और खाना आकर के यहाँ से इधर आ जाएगा। एक टाइम पे ये खाना नहीं देखता है, थोड़े से उसमें घूम घाम के देखता है, ठीक है, फिर खा लेता है। लेकिन अगर गलत लीवर प्रेस करेगा तो फिर उसको हल्का सा बिजली का स्ट्रोक यानी कि पनिशमेंट मिलेगा। जो चीजें मैंने आपके साथ बताई अभी, यानी कि इसमें आपको स्टिमुलस से रिस्पॉन्स नहीं जाना, आपको पहले रिस्पॉन्स करना पड़ेगा फिर स्टिमुलस मिलेगा। और वो किस पर डिपेंड करता है कि अगर आप रिस्पॉन्स पॉजिटिव करेंगे तो रिवार्ड मिलेगा, और अगर आप रिस्पॉन्स नेगेटिव करेंगे तो फिर आपको बिजली का झटका यानी कि पनिशमेंट मिलेगा। अभी समझे इस थ्योरी का मेन बेस क्या है। तो ये चूहा था भूखा,
भूखा था तो भाई obvious सी बात है उछल कूद करेगा, तो उसका पैर अगर इस सही लीवर पर पड़ेगा तो यहाँ से आएगा खाना, और गलत लीवर पर पड़ेगा तो उसको दिया जाएगा हल्का सा बिजली का झटका, जो कि एज ए पनिशमेंट होगा। ये है इस थ्योरी का मेन बेस, यानी कि आपका बिहेवियर, आपका वो अभी बताया ना मैंने ऊपर कि आपका जो आउटकम है वो आपका गवर्न करता है आपके रिस्पॉन्सेज पर, ठीक है, कि परिणाम क्या आएगा वो बताता है कि रिस्पॉन्स कैसा है। परिणाम यानी कि अगर खाना आया तो मतलब आपने जो रिस्पॉन्स दिया था वो पॉजिटिव था, हल्का बिजली का झटका मिला तो मतलब आपका जो रिस्पॉन्स था वो सही नहीं था। ये इस थ्योरी का मेन बेस है। इतना यहाँ से समझे, पढ़ लीजिएगा यहाँ पे अच्छे से, जिन्होंने नोट्स लिए हैं वो तो आराम से देख ही सकते हैं इनको। फिर इन्होंने कबूतर पर भी सेम ही किया कि अगर वो अपनी चोंच से सही दबाएंगे तो उनको खाना मिलेगा, ठीक है, वो सेम चीज इसके साथ कबूतर के साथ भी रिपीट करी गई इसको प्रूव करने के लिए। अब जो मेन चीज आती है ना वो बात करते हैं रीइंफोर्समेंट के बारे में और पनिशमेंट के बारे में स्कीलर बात करते हैं, ठीक है। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है पुनर्बलन, ठीक है, और पनिशमेंट होती है दंड। तो इसके बारे में कौन बात करते हैं, रिवार्ड वगैरह के बारे में कौन बात करते हैं, स्कीनर ही बात करते हैं, ठीक है। तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। अब इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो इन्होंने बेसिकली जो रीइंफोर्समेंट है वो होता क्या है भाई, रीइंफोर्समेंट होती है वो मोटिवेशन जो आपको एक अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रेरित करे, प्रेरित नहीं प्रेरित करे, ठीक है। Reinforcement क्या होता है, समथिंग दैट प्रोवाइडेड इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ रेस्पॉन्स, यानी कि किसी विशिष्ट प्रकार की अनुक्रिया अथवा व्यवहार के पुनः घटित होने की संभावना को बढ़ाता है रीइंफोर्समेंट। अगर किसी बच्चे ने बढ़िया काम किया है तो आप उसको ऐसे स्माइली, एक टॉफी ऐसे भले ही बना के दे दो, उसको खुश हो जाता है, वो अगली बार और अच्छा काम करेगा। एक अगर आप उसको कुछ भी ना दे तो फिर वो डिमोटिवेट हो जाता है ना। तो जो व्यवहार आप उससे करवाना चाहते हो ना वो और भी ज्यादा बढ़िया तरीके से करता है, तो वो रीइंफोर्समेंट करने का काम करता है, ठीक है, कि वो मोटिवेशन होता है जो और भी बढ़िया व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। दो तरीके के रीइंफोर्समेंट होते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी यानी कि मुख्य, वो जो कि बायोलॉजिकल होते हैं, बाय बर्थ होते हैं, जैसे भूख लगना आप कहीं से खरीद के नहीं लाते, वो हमारे अंदर होता है। प्यास, ठीक है, वर्क, स्लीप, सोना, ये सब प्राइमरी में आता है। और सेकेंडरी वो होते हैं जो कि अर्न्ड होते हैं नेचर में, जब आप जिसको अर्न करते हो, जैसे रिवार्ड, अच्छा काम किया रिवार्ड मिलेगा, रिस्पेक्ट, ठीक है, मनी, कोई प्रमोशन अगर कंपनी में या कहीं पर भी मिला है तो वो सब किस में आता है, वो सब सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट में आता है, ठीक है। इसके अलावा जो स्कीनर है इन्होंने जो है पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की भी बात करी है, और पनिशमेंट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव पनिशमेंट की बात करी है, जो कि हम अब यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो देख पा रहे हो ये है पॉजिटिव पनिशमेंट, ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, ये पॉजिटिव पनिशमेंट है और ये नेगेटिव पनिशमेंट है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मतलब धनात्मक पुनर्बलन, ठीक है, और नेगेटिव मतलब ऋणात्मक पुनर्बलन। पॉजिटिव पनिशमेंट मतलब धनात्मक दंड और नेगेटिव मतलब ऋणात्मक दंड। अब जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट वाले दोनों है ना, ये किसी भी बिहेवियर को इंक्रीज करने का काम करते हैं, जबकि जो पनिशमेंट है वो किसी भी बिहेवियर को डिक्रीज करने का यानी कि घटाने का काम करते हैं। इसमें आपका जो व्यवहार है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा और इसमें आपका व्यवहार कहीं ना कहीं घटेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मतलब जब आप कुछ ऐड करते हो, समथिंग इज एडेड टू इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ ए बिहेवियर, किसी व्यवहार के घटित होने को बढ़ाने के लिए, यानी कि आप जो व्यवहार कर रहे हो ना किसी भी चीज को अचीव करने के लिए, उसको आप और बढ़िया तरीके से करें, इसके लिए आप कुछ ऐड ऑन करते हो, आप कुछ जोड़ते हो, ठीक है। तो वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। जैसे रिवार्ड देना, चाइल्ड गेट प्रेज फ्रॉम पेरेंट्स फॉर गुड स्कूल ग्रेड्स, बच्चे ने अच्छे नंबर लाए हैं इसलिए चाइल्ड को प्रेज मिलेगा, ठीक है। उसको कुछ भी कहीं पर बाहर खिलाया जा सकता है, उसको ट्रीट दी जा सकती है, थोड़े बहुत पैसे दिए जा सकते हैं, उसको शाबाशी दी जा सकती है, चॉकलेट दी जा सकती है, कुछ भी दिया जा सकता है, तो वो क्या है, वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, ठीक है। नेगेटिव मतलब अब इसमें तो आप कुछ ऐड कर रहे थे, समथिंग इज रिमूव्ड, इसमें यहाँ पे कुछ उससे छीना जा रहा है, लेकिन वो छीना भी किस लिए जा रहा है, ताकि उसका बिहेवियर बढ़े, ठीक है। उससे कुछ छीना जा रहा है लेकिन उसका बिहेवियर बढ़े, इसके लिए छीना जा रहा है। जैसे चाइल्ड क्लीन देयर रूम टू अवॉइड नेगिंग पेरेंट्स, पेरेंट्स की डांट से बचने के लिए वो अपने रूम को साफ कर लेता है। तो देखो उसने बचा किससे, डांट से, है ना, कुछ रिमूव हुआ, डांट रिमूव हुई, लेकिन बिहेवियर तो अच्छा हुआ, उसने अपना रूम साफ किया ना, तो ये क्या है, ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, यानी कि बिहेवियर इंक्रीज होगा। जबकि पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट में जो बिहेवियर है वो डिक्रीज होता है, ठीक है।
जैसे समथिंग इज एडेड, अब यहाँ पर कुछ ऐड हो रहा है लेकिन डिक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ ए बिहेवियर। जैसे पेरेंट्स ने स्कोल्ड कर दिया बच्चे को क्योंकि वो अपने बहन भाई के साथ झगड़ा कर रहा था, भाई पहले ही झगड़ा कर रहा था, ऊपर से डांट और दिया, तो उसका बिहेवियर और भी ज्यादा क्या डिक्रीज ही होगा। ठीक है, अब इसमें समथिंग इज रिमूव्ड टू डिक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ अ बिहेवियर, यानी कि अब भी बिहेवियर डिक्रीज ही होगा लेकिन कुछ उससे और रिमूव कर लिया है। वो पहले ही हरी सब्जियां नहीं खा रहा था, अब उससे उसका आईपैड और छीन लिया। ठीक है, वो पहले ही नहीं खा रहा था हरी सब्जी, यानी कि अब उससे उसका आईपैड और रिमूव कर लिया उसके पास से, तो ये क्या है, ये नेगेटिव पनिशमेंट है। तो ये आप एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझेंगे। नीचे मैंने इनको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, जो कि आप अगर वीडियो से ही पढ़ रहे हैं तो आप इनको पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी समझाने का काम मैंने आपको कर ही दिया है। उसके बाद ये वो चीज मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि अगर आपको रिवार्ड मिलेगा अगर आप बिहेवियर इंक्रीज करोगे, अगर आपको पनिशमेंट मिलेगी अगर आप बिहेवियर डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो वो ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर आता है। अब बात करते हैं स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट में, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। इसमें हम दो तरीके के रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं, एक है कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट और एक है पार्शियल रीइंफोर्समेंट। कंटिन्यूअस का मतलब होता है ऐसा पुनर्बलन जो बार बार दिया जाए, जो लगातार दिया जाए, और ऐसा पुनर्बलन जो कभी कभी दिया जाए। तो आप खुद बताओ कौन सा अच्छा है, बार बार दिया जाए। अगर एक बच्चा काम कर रहा है बढ़िया, तो उसको बार बार आप वही स्टार बना के दे रहे हो, बार बार आप वही स्टार, तो बच्चा बोर नहीं हो जाएगा, है ना, वो बोर हो जाएगा, वो फिर उस बिहेवियर में डिक्रीमेंट लाना स्टार्ट कर देगा क्योंकि वो बोर हो चुका है बार बार एक ही चीज लेकर के। पार्शियल बढ़िया होता है कि आप कभी कभी उसको दे रहे हो ओकेजन पे, मतलब हर टाइम नहीं उसको दे रहे हो कि ले स्टार ले टॉफी ले, आप कभी कभी उसको दे रहे हो, तो उससे इसमें उसका इंटरेस्ट भी बना रहेगा। ठीक है, तो पार्शियल रीइंफोर्समेंट ये होता है। अब पार्शियल रीइंफोर्समेंट के अंदर हम ना 4 तरीके के रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल को पढ़ते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, और लास्ट ईयर हर लेवल में यहां से क्वेश्चन आया था, हर लेवल में। ठीक है, तो वेरिएबल इंटरवल रीइंफोर्समेंट, फिक्स्ड इंटरवल है, फिक्स्ड रेशियो है और वेरिएबल रेशियो है। यानी कि यहां पर 2 चीजें हैं आपकी। ठीक है, कि जैसे अगर मैं आपके साथ यहां डिस्कस करूं कि मान लो अगर ये है फिक्स्ड, ठीक है, और ये है वेरिएबल, एक सेकेंड, और यहां पर मैं लिख दूं रेशियो और यहां पर लिख दूं इंटरवल। ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो देखो फिक्स्ड रेशियो यहां आ जाएगा, फिक्स्ड इंटरवल यहां आ जाएगा, वेरिएबल और ये रेशियो यहां आ जाएगा, और वेरिएबल और इंटरवल यहां आ जाएगा। ठीक है, ऐसे है ये सारी चीजें, समझाएंगे इसको अच्छे तरीके से। इंटरवल मतलब टाइम से रिलेटेड, समय से रिलेटेड। ठीक है, और रेशियो का मतलब होता है रिस्पॉन्स से रिलेटेड, जो आप अनुक्रिया कर रहे हो ना, जो आप बिहेवियर कर रहे हो उससे रिलेटेड होता है। तो आप इसको समझो और हिंदी में भी इसको देख लेना। वेरिएबल का मतलब फिक्स्ड मतलब होता है जो निश्चित होता है, वेरिएबल मतलब जो निश्चित नहीं होता, और इंटरवल मतलब अंतराल, और रेशियो मतलब अनुपात। नीचे समझ में आएगा अच्छे से, अभी तो मैंने आपको बस हिंदी में बताया है ये। नीचे अगर यहां पर आप देख पा रहे हो तो इसको देखेंगे। देखो सबसे पहले आता है फिक्स्ड इंटरवल स्केड्यूल, मतलब फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट। ऐसा रीइंफोर्समेंट जो निश्चित अंतराल पर दिया जा रहा है। ठीक है, निश्चित अंतराल पर मतलब निश्चित समय अवधि में दिया जा रहा है ऐसा रीइंफोर्समेंट, वो फिक्स्ड इंटरवल कहलाता है। एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ टाइम पासिस बिटवीन ईच रीइंफोर्समेंट। आज दिया है तो 2 दिन के बाद दिया जाएगा या फिर हफ्ते में दिया जाएगा। ठीक है, जैसे आप वीकली क्विज के लिए पढ़ते हो, मतलब वीक टू वीक पढ़ते हो, या फिर आपको पे चेक हर 2 हफ्ते में दिया जाता है, तो ये निश्चित टाइम है ना, तो टाइम से रिलेटेड आपका इंटरवल होता है। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है वो फिक्स्ड है या वेरिएबल है। फिक्स्ड है तो मतलब निश्चित टाइम, और वेरिएबल है मतलब अनिश्चित टाइम। फिर वो वेरिएबल है कभी भी, आज, कल, 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद। ठीक है, ऐसे मतलब कि वेरिंग अमाउंट ऑफ टाइम पासेस बिटवीन ईच रीइंफोर्समेंट। जैसे ईमेल को चेक करना, अब ईमेल तो आप कभी भी चेक करते हो, दिन में 4 बार भी कर लेते हो, कभी कभी 2 दिन का गैप लग जाता है। ठीक है, वीडियो गेम ऐसा नहीं हो सकता कि आज मैंने वीडियो गेम जीता है मैं 4 दिन के बाद ही वीडियो गेम जीतूंगा, है ना, ऐसा नहीं होता, वो वेरिएबल होता है। ठीक है, तो ये वेरिएबल हो गया। अब रेशियो की बात करते हैं जो कि आपका रिस्पॉन्स रेट से रिलेटेड होता है। फिक्स्ड है मतलब फिक्स्ड रिस्पॉन्सेज, वेरिएबल है मतलब वेरिएबल रिस्पॉन्सेज। जैसे रीइंफोर्समेंट अकर आफ्टर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज, आपने कुछ फिक्स्ड रिस्पॉन्सेज किए हैं तब आपका रीइंफोर्समेंट आपको दिया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो आपने 4 बार रिस्पॉन्स दिया या फिर आपने हर 6 रिस्पॉन्सेज में, ऐसे आपको रीइंफोर्समेंट दिया जाएगा। ठीक
ठीक है, टाइम नहीं है यहाँ पर, रेस्पॉन्सेज है। जैसे गेटिंग 1 मील फ्री आफ्टर परचेज ऑफ 10, आप 10 परचेज करोगे ना उसके बाद आपको एक खाना फ्री है, यानी कि आप 10 करोगे तभी है, 9, 8, 7 करोगे तब नहीं है, तो वो फिक्स्ड है। ठीक है, ये फिक्स्ड रेस्पॉन्सेज है कि 10 करोगे तो मतलब तभी एक फ्री है। जैसे अगर आप 5 बार रूल तोड़ते हो तो आपके ड्राइवर का लाइसेंस जो है वो आपसे ले लिया जाएगा। ठीक है, आप लूज कर दोगे उसको। तो 5 वॉयलेशन क्या है, मतलब 5 रेस्पॉन्स। अगर आपने 5 बार ऐसे किया ना तो ऐसे होगा। समय नहीं है ये कि अगर 5 दिन ऐसे किया तो 5 बार किया तो ऐसे होगा। ठीक है, तो वेरिएबल रेशियो मतलब यहाँ पर तो फिक्स्ड था कि मतलब 10 है मतलब 10 है, 5 है मतलब 5 है। यहाँ पर फिक्स्ड नहीं है तो रेस्पॉन्सेज है लेकिन फिक्स्ड नहीं है। जैसे रीइंफोर्समेंट अगर आफ्टर अ वेरिंग नंबर ऑफ रेस्पॉन्सेज, यानी कि अब यहाँ पर रेस्पॉन्सेज आपके वेरी करते हैं, कभी 1 रेस्पॉन्सेज हो जाए, कभी 5 हो जाए, कभी 10 हो जाए। ठीक है, वो आपका फिक्स्ड था लेकिन इधर फिक्स्ड नहीं है। जैसे प्लेइंग द लॉटरी, नंबर ऑफ शॉट्स टू स्कोर ए गोल इन ए सोसर गेम। तो ये आप चीज ध्यान में रखेंगे, फिक्स्ड मतलब निश्चित है और वेरिएबल है मतलब वो निश्चित नहीं है, और इंटरवल मतलब टाइम से रिलेटेड। तो अब आप इन क्वेश्चंस को बना सकते हो, इंटरवल मतलब टाइम से रिलेटेड और रेशियो है तो मतलब आपके रिस्पॉन्स रेट से रिलेटेड है। ठीक है, इतना आप समझेंगे यहाँ से। और ये देखो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी है कि टाइम मतलब इंटरवल, इंटरवल मतलब किससे रिलेटेड है, समय से रिलेटेड है। और आपकी जो अनुक्रिया रेट है, जो दर है, वो किससे रिलेट करता है, वो आपके रेशियो यानी कि अनुपात से रिलेट करता है। ठीक है, तो ये आपके 3 थ्योरीज हैं जो हमने यहाँ पर अच्छे से करी है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रही है ये सारी चीजें। आज हमने लर्निंग थ्योरीज करी है जो कि व्यवहारवाद की है, जिसमें हमने थॉर्नडाइक की थ्योरी करी है, पावलोव की थ्योरी करी है और स्कीनर की थ्योरी करी है, जिसमें उन्होंने चूहे पर और कबूतर पर एक्सपेरिमेंट किया है। एक एक चीज, एक एक लाइन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं कभी कुछ भी चीजें एक्स्ट्रा नहीं लगाती हूँ। पीडीएफ आप जरूर ले, मैं आपको रिकमेंड करूंगी। इतना तो हम, बिकॉज अराउंड 500 आपको ये पीडीएफ पढ़ रही है, सारी कंप्लीट जनरल सेक्शन, जो कि आपको 90 मार्क्स यहाँ पर दे करके जाते हैं और बहुत बहुत आपको मजा आएगा पढ़ने में। ऐसे आपके लिए नोट्स बनाए गए हैं। ठीक है, 7419055279 पर व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पेड पीडीएफ है ये, हमेशा कहा जाता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।